सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्ट स्किन एडमिशन 22-2023 के बारे में। सो गाइस जो टायटल थंबनेल में आपने पढ़ा है या विद्यार्थ्यांना भेटणार नाही DSC मध्ये ॲडमिशन, तर कोण आहे ते पर्टिक्युलर स्टुडंट ज्यांना ॲडमिशन भेटणार नाही आणि का नहीं भेटणार त्याचा रीज़न मैं तुम्हारा वीडियो में सांगणार आहे। और एक इंपॉर्टेंट थॉट के साथ आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधी जानकारी हमेशा अधूरी होती है, पढ़ो तो पूरा पढ़ो, आधा मत पढ़ो क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता। तो उसी तरीके से अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखो, शांत माइंड के साथ वीडियो देखो सो दैट आप सारी इन्फॉर्मेशन साथ लेकर जाओ, ना कि आधी अधूरी स्किप करके वीडियो देखो। तो गाइस ये वीडियो पूरा एंड तक देखना सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको और ये जो गलतियां हैं वो आप बिल्कुल ना दोहराओ और उस कैटेगरी के स्टूडेंट आप मत बनो। तो इस पूरा जो DSC एडमिशन प्रोसेस है इसको मैं जो है टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं और इस 5 पार्ट के अंदर जो है स्टूडेंट्स अलग अलग लेवल पर जो है गलतियां करते हैं और उसी वजह से जो है उनको जो है DSC में एडमिशन नहीं मिलता है। तो सबसे पहला पार्ट 1 जो आता है वो है DSC एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये पार्ट 1 है। इसके अंदर ही जो है कई बच्चे गलतियां कर जाते हैं और वो गलतियां ये है जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ये है कि SSC मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जो है आपका फुल नेम डालना होता है, वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है जिस पे आपको OTP रिसीव होने वाला है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जो है फर्स्ट ईयर के जो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए इंजीनियरिंग पे वहाँ पर जाके ही कर दिया होगा रजिस्ट्रेशन और कईयों ने नहीं किया होगा, तो वो स्मार्ट गाइज हैं नो डाउट। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट SSC के नाम से आपको नाम डालना है, फुल नेम। अगर आप वो नहीं डालते हो तो आपको आगे चलकर जो है जब आप फॉर्म फिल करते हो, आगे जब आप प्रोसीड करते हो तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अधिकतर बच्चे जो यहीं पर गलती कर देते हैं। नो डाउट जब DSC एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैसे फॉर्म फिल करते हैं इसकी तो वीडियो आपको लाइव टू टेक पर मिल ही जाएगी, सारे अपडेट्स आपको मिल ही रहे होंगे। सबसे पहले थिंग आती है नाम सही से डालना, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना। कई बच्चे जो है अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपने पेरेंट्स का डाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स का नहीं डालना, नहीं अपने दोस्त का डालना है, नहीं कोई टाइम पास मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल मेल आईडी डालनी है। तो ये रजिस्ट्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अधिकतर बच्चे यही गलती कर देते हैं। दूसरी चीज़, जब वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो उसका जो है प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इतने साइज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट मतलब यहाँ पे .pdf में हम एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी थिंग्स। तो इन्हें पढ़कर फिर अपलोड करना होता है कि साइज़ का होना चाहिए, ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी साइज़ का कोई भी फॉर्मेट का आप डाल देते हो, वो अपलोड भी हो जाता है और उसके बाद आपको वहाँ से मेल आता है कि योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज नॉट इन प्रॉपर साइज़, या फिर प्रॉपर उसके ऊपर जो विजिबिलिटी होनी चाहिए थी, आपका नाम, आपका फ़ोटो, आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वो सही नहीं थे। और ये जो है आपके लिए स्ट्रेसफुल वर्क होगा जब उनका वापस मेल आएगा। और दूसरी चीज़, जब ये ऐसे हो जाता है तो आपका खुद का एक बार कॉन्फिडेंस चला जाता है खुद के ऊपर से, यार मुझसे गलती हो जाएगी फॉर्म फिल करने में, ये है वो है। जबकि फॉर्म फिल करना कोई भी बड़ा टफ डील प्रोसेस नहीं है, बस आपको शांत दिमाग से, चाहिए तो 1 घंटे में आप आपका फॉर्म फिल करो, लेकिन आराम से हर एक चीज़ को पढ़कर फॉर्म फिल करो। तो ये था डॉक्यूमेंट्स को लेकर। पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले ये चेक कर लो, SSC की जगह आप SSC अपलोड कर रहे हो ना, वहाँ पे आप कोई डिप्लोमा तो नहीं अपलोड कर रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि राइट डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपरली विजिबल है, डॉक्यूमेंट की साइज़ प्रॉपर है और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट प्रॉपर है। तो ये 4 चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी होती हैं और अधिकतर लोग इन्हीं को जो है एकदम टाइम पास की तरह लेते हैं, फिर वो अपलोड कर देते हैं और फिर सामने से जब मेल आता है तब वो जो है सीरियस हो जाते हैं और डर जाते हैं। और कई बच्चों तो इतने डर जाते हैं कि वो और ज़्यादा गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उनका नाम जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता है। तो ये जो है स्टेप 1 था जो आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और उस वजह से जो है उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है और वो जो है एडमिशन जो कैफ का ऑप्शन फॉर्म होता है उससे बाहर हो जाते हैं। अब हम स्टेप 2 पर आ जाते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको ये पता चलता है कि भाई आपका जो है पूरे महाराष्ट्र में रैंक क्या है, कास्ट कैटेगरी वाइज रैंक क्या है, आपकी जो है वहाँ पर आपको स्टेटस दिखता है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो प्रॉपरली वेरीफाई हुए या नहीं हुए। आपको एक आपका डैशबोर्ड मिलता है, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स और मैसेजेस मिल रहे होते हैं। तो अगर आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आता है, सब कुछ सही है, स्टेटस सब कुछ प्रॉपरली
वेरीफाइड हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे अनवेरीफाइड है, कुछ मैसेज आता है कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, तो आपको इंस्टेंटली वो करेक्ट करना है। यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो जो है इस अजम्पशन में चल रहे होते हैं, भाई शेड्यूल एक्सटेंड हो जाएगा, डेट एक्सटेंड हो जाएंगे, कल कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार एक्सटेंड होगी, और एक बार जो डेट और टाइम निकल जाता है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद आप जो है हेल्पलेस हो जाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो डेट दी गई है, जो टाइम दिया गया है, उसी के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है, और ये अजम्पशन में नहीं रहना कि भाई डेट एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम स्टेप 3 में आते हैं, जो होता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। इस फाइनल मेरिट लिस्ट में अब वही लोग आते हैं, उन्हीं का नाम आता है जो कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिल करने वाले हैं। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसमें सारे बच्चे थे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, अब वही एलिजिबल स्टूडेंट्स सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं। यहाँ पर आपका जो रैंक है पूरे महाराष्ट्र में, कास्ट कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, हर एक वे से, वो आपका अब फाइनल हो चुका है। आपको यहाँ पे बस ये चेक करना है कि भाई आपके ऊपर कितने बच्चे हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन उनके साथ है, नीचे वालों के साथ नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करो। नो डाउट हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं आपको सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो बनाकर डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, लेकिन उन वीडियोस को देखकर आप खुद से एनालिसिस करना सीखो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेज में या इस स्टेप में जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये हैं कि भाई वो देख लेते हैं हाँ मेरा नाम आ गया, बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको एनालिसिस करना ही छोड़ देते हैं। सब ग्रुप क्या है, मेन ग्रुप क्या है, अदर ग्रुप क्या है, मेरा रैंक क्या है, मेरा कंपटीशन किन के साथ है, ऐसी जो रिसर्च करने वाली चीज़ें हैं, ऐसे जो इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना होता है, वो बच्चे यहाँ पे अधिकतर नहीं करते हैं। इसीलिए उन्हें बेटर कॉलेज नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ वो देखते हैं जो उनको लगता है कि हाँ भाई ये कॉलेज यहाँ पे पॉपुलर है, उसका नाम डाल देंगे, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो जय माता दी। तो इस हिसाब से जो है बच्चे डिसीजन लेते हैं, या अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को सुनकर वो जो है एक कॉलेज का नाम डालते हैं, ना कि किसी एनालिसिस के बेसिस पे। तो यहाँ पर जो भी आपका रैंक है, फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रॉपर वे से एनालिसिस करना है। अब स्टेप 4 आता है, और वो है आपका सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपको एनालिसिस करने में हेल्प करती है। वो ये है कि सीट मैट्रिक्स आपको बताती है कि हर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी वाइज कितने सीटें हैं। फॉर एग्जांपल COEP कॉलेज है, कंप्यूटर ब्रांच है, और वहाँ पे जनरल ओपन, जी ओपन मतलब जनरल ओपन, तो यहाँ पर कितने सीटें हैं। ये जब आपको पता चल जाता है कि एक कॉलेज में इतने सीटें हैं, तो आप जो है अब अच्छे से समझ पाते हो कि ओके भाई लास्ट का कट ऑफ ये था, इस बार इतने सीटें हैं, तो मुझे जो है इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, लास्ट के कट ऑफ के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। पर आपका जो है एनालिसिस हेल्प करता है। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है एक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस चीज़ की करते हो? सीट मैट्रिक्स से आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी सीटें हैं। कट ऑफ लिस्ट से, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ लिस्ट से आपको ये पता चलता है कि भाई इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। जरूरी नहीं कि वही इस बार होगा, कम ज़्यादा होने ही वाला है, नो डाउट, लेकिन उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये कट ऑफ हो सकता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, उससे आपको ये पता चलता है कि आपका रैंक क्या है, और आपको जो है एक आइडिया लगाना होगा कि भाई मैं इस प्लेस के लिए जो है एडमिशन लेने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल आप पुणे के लिए एडमिशन लेने वाले हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई पुणे में कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, मेरे ही कास्ट कैटेगरी के होंगे जो यहाँ पे अप्लाई करने वाले होंगे। तो उसका पूरा एनालिसिस जब आप करते हो, तब आप जो है गिन चुन के कुछ 10 कॉलेज या 5 कॉलेजेस निकालोगे जहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। नॉर्मली हम आपको इसी में हेल्प करते हैं। हम आपको जो है सर्विसेज इसी चीज़ की ऑफर कर रहे होते हैं कि आपको जो है बेस्ट कॉलेजेस मिले। ओवरऑल हम आपको यहीं पर हेल्प कर रहे होते हैं हमारे कॉलेज रिकमेंड लिस्ट से। हम जो ये पूरा एक एनालिसिस का जो वर्क होता है वो करते हैं, और आपको आपके एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी और जो भी आपकी लोकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो है कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस ये हमारा बेसिक प्लान में आपको ये पूरा सब कुछ मिल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं, वहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपडेट मिलता है, और उसके बाद जो है यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे आ रहा होता है। तो गाइस आपको जो है सारा जो डाउट्स होते हैं 1 to 1 आप मुझसे लाइव आपके सारे क्वेरीज
क्लियर कर सकते हो। एडमिशन कैसे लेना है, एजुकेशन लोन मिलता है क्या, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवा सकते हैं, सारे आपके जो डाउट्स होते हैं ना डीएससी रिलेटेड, वो सब कुछ हम हमारी कंसल्टेंसी में जो है क्लियर करते हैं। तो उस केस में आप हमारा प्रोफेशनल प्लान ले सकते हो, जहां पर आपको कंसल्टेंसी एंड कॉलेज लिस्ट मिलती है। और लास्ट एडवांस प्लान आता है, जिसमें हम आपको जो है आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करके देते हैं। ऑप्शन फॉर्म फिल के अंदर हम आपको कंप्लीट जो है लाइव जो है गाइड कर रहे होते हैं, ये कॉलेज जो है सही होगी, इस पोजीशन पे ये कॉलेज आनी चाहिए, यहाँ पर आप डालोगे तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये कंप्लीटली हम आपका जो है लाइव ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हो, यहाँ पर भी आपको कंसल्टेंसी और कॉलेज लिस्ट मिल जाती है। सो गाइस, आप इन तीनों में से कोई भी प्लान बाय कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सभी का बहुत ही ग्रेट रिस्पांस रहा। हमारे जो 100% सीट जो वैकेंट थे, उनमें से अब जो है लगभग 75% सीट्स फिल हो चुकी हैं। अब 25% सीट्स लास्ट जो बची हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया तो आप जाके बुक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सीट्स हैं। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको एवरेज कॉलेज चाहिए या बेस्ट कॉलेज चाहिए। सो गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टेप 5 होता है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, वो है कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिल करना और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होना। ऑप्शन फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो है मिनिमम 1 कॉलेज, मैक्सिमम 300 कॉलेजेस का आप नाम डालते हो। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं वो ये है कि भाई वो 30 कॉलेज, 50 कॉलेज, 70 कॉलेजेस के नाम डालते हैं बिना किसी एनालिसिस के। नॉर्मली आपको इतने कॉलेजेस के नाम डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप कोई भी 10 कॉलेज के नाम डालो, लेकिन वो प्रॉपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्रीगेट परसेंटेज जो है 85 हैं, तो आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही होंगे? आपके लिए वो कॉलेजेस सही हैं जिनका लास्ट जगह कट ऑफ जो है, क्लोजिंग कट ऑफ जो है 88 से लेकर 78 के बीच में है। 78 से लेकर 88 इस परसेंटेज के बीच में जितने भी कॉलेजेस कट ऑफ इससे मैच करते हैं, वो आपके लिए आइडियल कॉलेजेस हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको ऐसे कॉलेजेस के नाम डालने हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही क्या कर दोगे, CUP, VIT, MIT, PICT, ऐसे कॉलेजेस के नाम डालोगे जिनका कट ऑफ ही 95 है। तो आपके जो पहले 5 प्रायोरिटी होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 3 होते हैं। फर्स्ट 3 जो भी आप कॉलेज के नाम डालते हो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो वो ये बताता है कि आपको उन कॉलेजेस में कम इंटरेस्ट है। फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब आप इस कॉलेज में हाईली इंटरेस्टेड हो। सेकंड में आओगे आप इसमें थोड़े कम इंटरेस्ट हो। थर्ड में आओगे आप उससे कम इंटरेस्ट हो। तो इस तरीके से जो है आपको जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो वो बताता है कि आप इन कॉलेजेस में इतने इंटरेस्टेड नहीं हो। तो जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसका मतलब है कि आप इन कॉलेजेस में हाईली इंटरेस्टेड हो। तो आपको बहुत सोच समझ कर जो है कॉलेजेस के नाम डालने होते हैं ऑप्शन फॉर्म में। और यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, वो जो है ऑप्शन फॉर्म को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। कैप राउंड 1 में तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। जब उनको एडमिशन नहीं मिलता है तो कैप राउंड 2 में जो है बहुत सारे बच्चे फिर हमारे पास आते हैं कॉलेज लिस्ट के लिए कि अब सर हमें जो है एडमिशन दिला दो, कैप राउंड 1 में हमारा नहीं हुआ। तो यही थिंग अगर आप कैप राउंड 1 में कर लेते तो आपको एडमिशन मिल जाता। लेकिन अब कैप 2 में सीट्स बहुत कम हो जाती हैं और कास्ट कैटेगरी वाइज तो और ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है फिर एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको राइट कॉलेजेस के नाम राइट प्रॉपर वे से जो है ऑप्शन फॉर्म में फिल करना है। अब उसके बाद जो है इसके 3-4 दिन बाद जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर ले तो इसका रिजल्ट लगता है। तो आपको कोई कॉलेज एलोकेट होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेज एलोकेट होती है, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाती है। मैंडेटरी आपको वहीं एडमिशन लेना है। 1000 रुपीज़ आप पे करके आपकी सीट बुक करते हो। एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, वो आप जो है कॉलेज में लेकर सबमिट करते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जाके सबमिट करते हो और वहाँ पे एडमिशन लेते हो। लेकिन अगर अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको कोई कॉलेज एलोकेट होती है तो आपके सामने फ्रीज और नॉट फ्रीज जैसे ऑप्शंस आते हैं। अधिकतर बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करूं, फ्रीज करूं या नॉट फ्रीज करूं, कैप राउंड 2 में जाऊं या नहीं जाऊं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, अगर आपको कॉलेज पसंद है, एडमिशन लेना है तो फ्रीज करो और आप वहाँ पर जाकर उस कॉलेज में एडमिशन लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कॉलेज आपको कैप 2 में मिलेगा तो नॉट फ्रीज करो, वहाँ पर 1000 रुपीज़ पे करो और अपनी सीट को बुक करो और फिर कैप राउंड 2 में जाओ।
लेकिन बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, वो 1000 रुपीज़ मैं पे नहीं करूँगा, मैं बचाऊँगा, मैं कैप राउंड 2 में वापस से 1000 नहीं। तो अरे मेरे भाई, आप 1000 रुपीज़ एक ही बार पे करते हो, आप 2 बार 1000 रुपीज़ पे नहीं करते हो। तो ओवरऑल अगर आपको कैप राउंड 2 में ही जाना है तो आप जो है कैप 1 में जो भी आपको सीट मिली है उसे नॉट फ्रीज करके 1000 रुपीज़ पे करो सीट एक्सेप्टेंस फी, फिर कैप राउंड 2 में जाओ। इससे होगा क्या, अगर कैप राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज नहीं भी मिली तो भी आपके पास कैप राउंड 1 की कॉलेज होगी। तो ये आपको जो है सेव कर लेता है। जो बच्चे पैसे बचाने के चक्कर में जाते हैं और फिर कैप राउंड 2 में कुछ नहीं मिलता तो कैप 1 की सीट भी चली जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो फिर जो है आपके लिए प्रॉब्लम होगी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी कि आपको कोई कॉलेज जो है अलोकेट ना हो। तो इस ये थे टोटल 5 स्टेप्स जो एक पूरे डीएससी एडमिशन प्रोसेस में चलते हैं। फिर इसके बाद जो है सेम इन्हीं प्रोसेस से जो है कैप राउंड 2 भी चलता है। सो ओवरऑल गाइस, ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मेरी यही विश है कि आप सभी को जो है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिले, आप सबके जो ड्रीम्स हैं आप उन सभी को अचीव करो। सो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। सो गाइस, डीएससी कंसल्टेंसी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर अभी तक आपने सीट बुक नहीं की है तो अभी जाकर अपनी सीट बुक करो। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।